नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे लेकर आया हूं इस बार एक कानूनी एपिसोड बॉलीवुड की दुनिया से। आप भी कहेंगे क्या वकील साहब, संपत्ति, फैमिली, मैरिज, डाइवोर्स, क्राइम, इन्हीं पे वीडियो बनाते हैं। तो मैंने भी कहा कि चलिए आपको थोड़ा एक नई राह पे ले चलते हैं, थोड़ा इंटरटेनमेंट के साथ कानून का ज्ञान आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, उसी कड़ी की प्रथम श्रृंखला के तहत आज का यह वीडियो बॉलीवुड की दुनिया से, जहां कानून रोज तोड़े जाते हैं, मड़ोड़े जाते हैं, कंट्रोवर्सी जन्म लेती है और ये कलाकार कानून के लंबे हाथ होने के बावजूद अक्सर बाहर ही रहते। का दफा कहीं कुछ दिगर मसला है। तो आज हम इस एपिसोड में चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसी कंट्रोवर्सी की जिसने फिलहाल बॉलीवुड की दुनिया में आग लगा रखी, पूरी तरह से तहलका मचा हुआ है। और इस तहलका के पीछे जो तहखाना है, उस तहखाने की जड़ में है जिन्हें आप मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से जानते हैं। जी हां, पॉपुलर, फेमस, पावरफुल बॉलीवुड के सितारे, संगीतज्ञ AR रहमान साहब। और उसके साथ जिस तहलके में शामिल है, जो आग में घी दे रही हैं, वो है उनकी बासिस्ट मोहिनी जी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा कलाकार, गिटारिस्ट, बॉस की मास्टर। अब सवाल है कि हुआ क्या, कानून की दुनिया से ये कैसे दो चार हो गए और संगीत की दुनिया से अचानक तहलका की दुनिया में कैसे आ गए। तो जी हां, जो अफवाहें इस वक्त गर्म है कि दोनों का लिंकअप है। और इस मसालेदार खबर के पीछे, इस TRP वाले खबर के पीछे आज हम जांच करेंगे कि इसमें सच्चाई भी है या नहीं है, आखिर ये कंट्रोवर्सी क्यों आई। और सबसे बड़ी बात है, हमारी सीमाएं तो कानून तक हैं। तो हम आपको ले चलेंगे कानून के एक नए दौर की तरफ कि जहां अगर इस तरह की कंट्रोवर्सी में आप या आपके जानने वाले लोग फंस जाएं तो आप उनसे कैसे निपटेंगे, आपके क्या कानूनी अधिकार हैं। आज अगर यह खबर झूठी है, और जैसा कि मोहिनी डे जी ने खुद इंस्टाग्राम वीडियो पर आकर, X पर आकर इस खबर का खंडन कर दिया है, फिर भी उनकी निजी जिंदगी में जो तहलका मचाया मीडिया ने, उस चक्रव्यूह से वो बाहर कैसे निकलेंगी। तो पहले आपको बताते हैं, समझते हैं कि मामला क्या है। तो मोहिनी डे ने हाल ही में अपने पति से अलग होने का ऐलान कर दिया। अब इत्तेफाक ये है कि उसी दिन AR रहमान ने भी अपने पत्नी से अलग होने की खबर साझा कर दी। दोनों खबरें सेम डे, एक ही टाइम कमोबेश X पर आ गई। जी हां, ट्विटर पे। बस क्या था, मिल गया काम मीडिया को, लग गया अफवाहों का बाजार थोक में, गर्म हो गया माहौल। तो लोगों ने कहा कि ये ब्रेकअप, दोनों एक साथ अपने अपने, वो अपनी पति को छोड़ रही हैं और ये अपनी पत्नी को, दोनों एक ही बैंड में एक साथ काम करते हैं, अक्सर तमाम समारोह में इकट्ठे देखे जाते हैं। तो जोड़ दिया नाम और कहा कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। और बातें शुरू हो गई कि AR रहमान और मोहिनी डे का विशेष रिश्ता है। मोहिनी डे ने इस पे बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा, सुनिए, AR रहमान मेरे लिए पिता तुल्य हैं और ये जो अफवाहें मीडिया में आई है उसने मेरे को बहुत आहत किया है, मेरा दिल टूट गया है। अब ये तो हो गया मामला। अब सवाल यह है कि ये जो दिल तोड़ने वाली कार्रवाई मीडिया ने किया है,
या रहमान साहब के साथ या मोहिनी डे के साथ या ऐसे किसी व्यक्ति के साथ अक्सर राजनीति में आपने देखा है, वहां भी ऐसा होता है। केजरीवाल साहब इस कला के पीएचडी समझे जाते हैं, वैसे राहुल गांधी जी भी कम नहीं है। फिलहाल ऐसे एक मामले में बेल पे हैं, वो उनकी संसद सदस्यता भी जाते जाते बची थी, आपको याद होगा। मोदी जी को लेकर के उन्होंने क्या कहा था कि मोदी जी के नाम के लोग चोर होते हैं, मोदी सरनेम वाले चोर होते हैं, तो आपको वो पता है। अब ऐसी घटना अगर आपके पास हो गई तो हमारे पास साधन क्या है, हम इससे कैसे निपटें? तो पहला जो आपको प्रोटेक्शन कानून देता है भारतीय कानून, वो है डिफेमेशन लॉ के तहत। तो भारतीय न्याय संहिता, मैं उसी की बात करूंगा, आईपीसी साथ में रेफर कर दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल भारतीय न्याय संहिता लागू है 1 जुलाई 2024 से। तो भारतीय न्याय संहिता BNSS 2023 के धारा 354 मानहानि से जुड़े अपराधों को कवर करती है। तो इसके तहत आप केस उस व्यक्ति के खिलाफ, उस मीडिया संस्थान के खिलाफ दायर कर सकते हैं। ये क्या कहती है धारा 354 BNSS? ये कहती है अगर कोई व्यक्ति झूठी बातें फैलाकर आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है तो यह एक दंडनीय अपराध है। अब वो देखिए दंड क्या क्या है। तो पहली बात है कि इसमें जो मुख्य प्रावधान है डिफेमेशन का, वह यह है कि वो बात झूठी होनी चाहिए जिसने आपकी छवि को खराब किया है। इम्प्यूटेशन कहते हैं इसको। प्रकाशन, न सिर्फ उसने बात फैलाई, फिर उसको दूसरों तक भी पहुंचाओ, वो पब्लिकेशन के दायरे में आता है। वो पहुंचाने का माध्यम कुछ भी हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है, अखबार हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है। तो प्रकाशन, उसको हम पब्लिकेशन के अंदर ही कवर करते हैं। और तीसरी बात, इंटेंट जरूरी है कि आप से अनजाने में गलती से ऐसा नहीं हुआ है, आपने जानबूझकर मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा किया है। तो अगर मोहिनी और AR रहमान इस बात को मुद्दा बनाते हैं और अफवाह फैलाने वालों तक पहुंच जाते हैं, चिन्हित कर लेते हैं, उनके खिलाफ केस करते हैं, तो धारा 354 के तहत ये सारे लोग जेल और जुर्माना दोनों हो सकती है इनको, जेल और जुर्माना। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या पास्ट में भी हुआ? हमको ये डिफेमेशन लॉ कहां से सपोर्ट करता है? कौन कौन से जजमेंट हैं AR रहमान और मोहिनी डे जी के फेवर में इस वक्त, जो उनको इस मुसीबत से निजात दिला सकते हैं? तो आप जानते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण केस जो है, जिसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा यहां, वह है सुब्रमण्यम स्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मानहानि कानून संविधान के तहत वैध है। दूसरा मसला, दूसरा जजमेंट श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2015, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिफेमेशन कंटेंट को रोकने की जिम्मेदारी स्पष्ट की गई कि अगर सोशल मीडिया पे कोई इस तरह की चीजें फैला रहा है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? इस जजमेंट से पहले लोग एक दूसरे के टोपी पहनाया करते थे, लोग एक दूसरे पे फेंका करते थे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां भी जो सोशल मीडिया, कहते थे हम क्या करें जी। तो अब ऐसा नहीं है, अब उनकी जिम्मेवारी फिक्स कर दी गई है। दूसरा कानून जो मोहिनी डे और AR रहमान जी के फेवर में इस वक्त खड़ा नजर आता है, वह है राइट टू प्राइवेसी। तो ये राइट टू प्राइवेसी कहां से आता है? निजता का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है ये। अब ध्यान दीजिए, इस पे मैं कोई अलग वीडियो लेकर भी आऊंगा। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जजमेंट है वो जस्टिस के पुत्तुस्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2017, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गोपनीयता को मौलिक अधिकार घोषित किया है, फंडामेंटल राइट किया है। और अभी मैं एक केस देख रहा था छत्तीसगढ़ में, जिसमें कपिल सिब्बल साहब बहस कर रहे थे। केस तो क्रिमिनल था, जहां पूरी बहस छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में कपिल सिब्बल साहब यही कर रहे थे कि पुलिस किसी व्यक्ति को जो अपराध में वांछित है, जिसको इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बना रही है पुलिस, उससे गूगल का पासवर्ड मांग रही है। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, ये नहीं मैं दूंगा।
ये मेरी गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। आपने देखा था केजरीवाल के केस में भी, जब केजरीवाल जी ने कह दिया आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते हैं मेरे मोबाइल का पासवर्ड देने के लिए, मेरे कंप्यूटर का पासवर्ड देने के लिए, आप जांच एजेंसी हैं, आपको मेरे ऊपर शक है, आपने मेरा कंप्यूटर सीज कर लिया, ठीक है, फोन ले लिया, ठीक है, बट आप मुझसे मेरे पासवर्ड के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तो ये आता है फंडामेंटल राइट के तहत। बीएनएस की धारा 354 सबसेक्शन 3, फिर से सुन लीजिए, बीएनएस की धारा 354 सबसेक्शन 3 डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर झूठी खबर फैलाने के लिए कड़ी सजा देने का प्रावधान रखती है। अब इसमें अपराध कैसे साबित होगा? अपराध ऐसे साबित होगा कि आपने किसी की निजी जिंदगी में दखल दिया है, और खास करके ये कानून वहां पे सख्त हो जाता है जब वह व्यक्ति पब्लिक फिगर, अगर आपने पब्लिक फिगर की निजी जिंदगी में, प्राइवेसी में इंटरफियर किया है, उसमें सेंध लगाई है, तो आप सजा के भागीदार होंगे। कहां से भागीदार होंगे? तो इसके लिए चलते हैं आपको लेके आर राजगोपाल बनाम तमिलनाडु सरकार 1994 का मामला। तब सोशल मीडिया का ये प्राइवेसी का कानून इतनी शिद्दत से नहीं था, तब भी 1994 में इस फैसले से यह स्थापित हुआ कि किसी के सहमति के बिना उसके जीवन की निजी जानकारी प्रकाशित करना अवैध है। माइंडेड, इतना ही नहीं, यह जजमेंट और स्ट्रॉन्ग हुआ, सॉलिडिफाई हुआ। कहां से? खुशबू बनाम कन्नीमल 2010। बिना सबूत के अगर आपने आरोप लगाए और ये आरोप झूठे साबित हो गए तो आप इस राइट टू प्राइवेसी के तहत सजा के हकदार होंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये तो कानून के प्रावधान है, व्हाट आर द प्रैक्टिकल टिप्स? अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप ऐसे चक्रव्यूह से, ऐसी समस्या से दो चार हैं, तो आप कैसे रोक सकते हैं? बीएनएस आपको कैसे सपोर्ट करता है? करता भी है कि नहीं करता है? या क्या ये नया कानून भी डिफेमेशन और इस मामले में पेपर टाइगर साबित होगा? एक कागजी कानून है। आइए इस बात को समझते हैं। तो सोशल मीडिया वर्तमान में जहां हमारी जिंदगी में तब्दीली लेकर आया है, महत्वपूर्ण पड़ाव है, हमारे बिजनेस ब्रांडिंग में हेल्प करता है, वहीं यह अफवाह फैलाने का भी बहुत बड़ा टूल बन गया है, साधन बन गया है। ये और इस बात को देखते हुए बीएनएस की धारा 354 सबसेक्शन 4 में स्पष्ट प्रावधान किया गया। इसकी जरूरत समझी गई क्योंकि जो डिफेमेशन कानून पहले बना था, अब इस बदले दौर में वो नाकाफी हो चुका था, वो अपनी प्रासंगिकता खो चुका था। इसलिए बीएनएस में इसके लिए स्पेशल प्रावधान किया 354 सबसेक्शन 4 में कि अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पे किसी के खिलाफ झूठी खबरें फैलाता है, अफवाहें फैलाता है, तो उसको 3 साल की जेल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही उस पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है, और साथ ही यह जिम्मेवारी भी तय की गई कि जो प्लेटफॉर्म है, वो एक्स है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, क्या जिस प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप है, उस कंटेंट को तुरंत हटाया जाएगा। यह जिम्मेवारी प्लेटफॉर्म की है। अगर वह इसमें असफल रहते हैं या असफल होते हैं तो वह भी सजा के भागीदार होंगे। अब ये इस पे सपोर्टिंग केस लॉ क्या है आप कहेंगे? तो इस पे सपोर्टिंग केस लॉ है फेसबुक इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें 2021 2021 का फैसला आया, जहां ये कंट्रोवर्सी हुई, जहां ये सोशल प्लेटफॉर्म्स अपनी जिम्मेदारी से भाग खड़े होते थे। वहां पे यह तय किया गया कि सोशल मीडिया पे कोई डिफेमेशन कंटेंट है तो वो कैसे रोका जाएगा, उसके लिए क्या गाइडलाइंस है। अगर आप इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए, संपर्क करिए। आप ऐसी समस्या में तो हम आपकी मदद करेंगे। अब सवाल ये है कि ये सब तो प्रावधान हो गया। अब जो समस्या जहां से हम शुरू हुए थे कि अब मोहनी और AR रहमान साहब को क्या करना चाहिए या उनके पास क्या क्या विकल्प हैं कानूनी, तो विकल्प नंबर 1, वो सिविल मानहानि का केस कर सकते हैं, जिसमें वो भारी मुआवजे की मांग कर सकते हैं। देखिए, डिफेमेशन दोनों होता है, सिविल और क्रिमिनल। सिविल में आपको एक अमाउंट भी जमा करना पड़ेगा, लेकिन क्रिमिनल में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। और अगर वो क्रिमिनल मानहानि का केस करते हैं तो
तो बीएनएस के तहत जेल और जुर्माना भी होगा। इस पे डीडी उर्दू ने न्यू डिफेमेशन लॉ पे अपने मुल्क और आइन कार्यक्रम में एक विशेष कार्यक्रम किया है, जिसमें मैं भी आमंत्रित था। आप चाहें तो डीडी उर्दू का वह कार्यक्रम भी जो यूट्यूब पे मौजूद है, फेसबुक पे मौजूद है, आप देख करके और विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। इसमें मेरे साथ एंकर नोमान जी और एक और वरिष्ठ अधिवक्ता इस चर्चा में शामिल रहे थे। बच्चे भी लॉ कॉलेज से आए थे, तो आप वहाँ से भी और जानकारी ले सकते हैं। तीसरी बातें यह तो हो गई कि आपके साथ हो गया और आप सिविल या क्रिमिनल डिफेमेशन में जाएंगे। अभी तो समस्या ये है कि ये रुक ही नहीं रहा, तो आप इंजंक्शन ऑर्डर ला सकते हैं, कोर्ट आदेश दे देगा। ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे ऐसी खबरें जो चल रही होंगी आपके खिलाफ, उनको इमीडिएट रोकना पड़ेगा और आप इमीडिएटली जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस तक अपनी शिकायत करें और उनको ये झूठे पोस्ट हटाने पड़ेंगे। आगे ऐसे पोस्ट ना हो, ऐसा भी सुनिश्चित करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, उससे भी कुछ अपेक्षाएं, कानूनी के अलावा सामाजिक। तो मीडिया की यह जिम्मेवारी है कि कोई भी खबर चलाने से पहले उसको वो वेरीफाई करे ना। हमने भी 35 साल मीडिया में निकाले हैं भाई मेरे। हमारे टाइम में बिना वेरिफिकेशन के कुछ नहीं होता था और अच्छे अच्छे लोगों का कैरियर मीडिया में तबाह हो गया कि उनसे अपने पूरे लंबे कैरियर के दौर में एक या दो खबरें गलत चल गई, बिना वेरीफाई के चल गई, तो भारी मुसीबत हो गया था उनके लिए और उनका कैरियर समाप्त हो गया। तो मीडिया को यह समझना होगा कि पब्लिक फिगर की निजी जिंदगी में दखल देना सिर्फ सेंसेशनलिज्म है और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के कोड ऑफ इथिक्स के तहत मीडिया को सच्चाई और गोपनीयता का सम्मान करना चाहिए। चलते चलते यह साफ हो गया कि मोहिनी डे और ए.आर. रहमान के खिलाफ जो अफवाहें उड़ाई गई वह व्यक्तिगत नुकसान तो उनका करती हैं, लेकिन साथ ही साथ वह कानून का भी दुरुपयोग है। वो कानून की नज़र में एक जुर्म है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधान इस तरह के कृत्य पर, इस तरह की हरकतों पर गंभीर और कड़ी सजा का प्रावधान करते हैं। अब सवाल यह है कि मोहिनी और ए.आर. रहमान इन अफवाहों के खिलाफ कड़ा कदम उठाएंगे या मामला मोहिनी जी के ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाल देने से शांत हो जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? ऐसे मामलों में जो लोग फंसे हैं उन्हें डर जाना चाहिए, उन्हें शांत हो जाना चाहिए या उन्हें कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए? इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या मोहिनी और ए.आर. रहमान को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए? आप इस विषय में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही शिक्षाप्रद साथ साथ मनोरंजन और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही वीडियो के साथ, एक ऐसे ही विषय में अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दें।